मैं देशद्रोही हूँ। कॉमिक्स है, ये कवर चित्र है। नवलगढ़ का प्रधानमंत्री। ओह कितनी सुंदर कन्या, लगता है जैसे अप्सरा ही स्वर्ग से पृथ्वी पर उतर आई। वह घोड़े से नीचे उतरा। सुंदरी, तुम कौन हो? मेरा नाम रुक्मा है। मैं सिंगोर कबीले के सरदार साकू की बेटी हूँ। रुक्मा, मैं तुम्हारे पिता से मिलना चाहता हूँ। तो आइए मेरे पीछे पीछे चले आइए, मैं अपने कबीले की ओर ही जा रही हूँ। और रुक्मा प्रधानमंत्री मालदेव ने लेकर अपने पिता साकू के पास पहुंची। सरदार, तुम्हारी बेटी रुक्मा बहुत रूप ने मुझे जादू कर दिया है। मैं तुम्हारी बेटी से विवाह करना चाहता हूँ। नवलगढ़ के प्रधानमंत्री मालदेव, यह हमारे लिए गौरव की बात है। हम इस विवाह के लिए तैयार हैं। तब कबीले की रस्मों के विचार अनुसार उसी समय प्रधानमंत्री का मालदेव का रुक्मा से विवाह हो गया। विवाह के पश्चात मालदेव रुक्मा को विदाई कराकर नवलगढ़ अपने महल में ले आया। रुक्मा, आज तुम इसी महल में और हमारे हृदय की स्वामिनी हो। यह रुक्मा ने शर्मा कर नेत्र झुका लिए। उस रात मालदेव ने रुक्मा से कहा, रुक्मा, हमारे यहाँ नवविवाहित वधू को मुँह मांगी दिखाई दे दी जाती है। मांगो, तुम्हें मुँह दिखाई में क्या चाहिए? मैं जो भी मुँह दिखाई मांगूंगी, क्या वो मुझे मिल सकता है स्वामी? हाँ रुक्मा, तो वह अवश्य तुम्हें मांग कर देखो। यदि ऐसी बात है तो स्वामी, मुझे इसका वचन दीजिए कि मुझे मुँह दिखाई मैं आपसे जो भी मांगूंगी वह हर हाल में मुझे देंगे। रुक्मा, मैं पहले इस बात की तुम्हें कह चुका हूँ कि तुम कहती हो कि मैं तुम्हें मुँह मांगी दिखाई देने का वचन देता हूँ। तत्पश्चात तब बताओ रुक्मा, मैं तुम्हें मुँह दिखाई में ऐसी क्या वस्तु है जिसे तुम प्राप्त करने के लिए हमें 3 वचन भरवाई। यह कहकर मालदेव रुक्मा की 3 बार वचन भरे। तो सुनिए, मैं मुँह दिखाई में नवलगढ़ की रानी का पद चाहिए। रुक्मा, यह क्या बक रही हो? ऐसा भला कैसे हो सकता है? तुम हमारी पत्नी हो, नवलगढ़ की महारानी कैसे बन सकती हो? लगता है स्वामी मेरे कथन का मर्म नहीं समझ सके। स्वामी, मैं आपकी पत्नी रहते हुए नवलगढ़ की महारानी बनना चाहती हूँ। मालदेव सोच में पड़ गया। ओह, इसका कहने का मतलब हम कुछ और ही समझे थे। कुछ सोचने के पश्चात, रुक्मा, तुमने लिए हमने नवलगढ़ के राजा नवल सिंह से बगावत करनी पड़ेगी, जब जाकर नवलगढ़ के राजा बनेंगे, तभी तो तुम नवलगढ़ की महारानी बन पाओगी। सो तो है स्वामी। रुक्मा, महाराज नवल सिंह के विरुद्ध प्रयत्न कर सकते हैं। वे तो बहुत ही भोले व्यक्ति हैं। कहीं यह हमसे नहीं होगा स्वामी। एक राजपुरोहित पुत्र के वचन झूठे नहीं हो जाएंगे। ओह रुक्मा, तुमने हमें बड़ी विचित्र उलझन में डाल दिया है। समझ में नहीं आ रहा कि क्या करें। मालदेव अजीब उलझन में पड़े थे। फिर बहुत सोचने के पश्चात, ठीक है रुक्मा, हम तुम्हें वचनहारी नहीं होंगे। हम तुम्हें नवलगढ़ की महारानी बनाने के लिए इस कार्य को पूरा करेंगे। 6 महीने का समय चाहिए। ठीक है स्वामी, 6 महीने का समय देती हूँ। यदि अपना वचन पूरा न कर पाए तो ठीक है, वरना 6 महीने बाद इस कबीले में वापस लौट जाऊंगी। रुक्मा, हमने तुम्हें कबीले में वापस लौटने की नौबत नहीं आने देंगे। ठीक है स्वामी, आपके कथन पर विश्वास किए लेती हूँ। वो रुक्मा, हम आज से ही कोशिश करेंगे। यह कह मालदेव उठा और शयन कक्ष से बाहर निकल गया। और कक्ष से बाहर आकर वह सोचने लगा, नवलगढ़ की प्रजा महाराज नवल सिंह को कितना चाहती है। हमें बहुत ही सोच समझ कर महाराज के हाथ डालना होगा, ताकि नवलगढ़ की प्रजा हम पर किसी प्रकार संदेह न कर सके। और इस प्रकार सोच विचारों में
मालदेव की वह रात्रि बीती। अगले दिन जब रुक्मा ने अपने महल दिखा रहा था, स्वामी ये किसका चित्र है? रुक्मा, ये मेरी दिवंगत पत्नी की बेटी चित्र का चित्र है। आज से 15 वर्ष पूर्व एक समुद्री तूफान में ये दोनों हमसे बिछुड़ कर समुद्र में उभरती लहरों में समा गई। यह कहते हुए मालदेव ने चेहरे पर दुख का छाया फैल गई। ओह स्वामी, बीती यादों को सीने से लगाए रखने में बुद्धिमानी नहीं होती। तुम्हारी पत्नी इस चित्र को उतार कर इसके स्थान में मेरा चित्र लगवाइए। ठीक है रुक्मा, ऐसा ही होगा। और 2 दिन पश्चात, अब खुश हो रुक्मा? हाँ स्वामी। मालदेव रुक्मा का में अखंड रूप समा था। कहती है उसे संघर्ष ही उसे पूरा करने की तैयार हो जाती है। रुक्मा में अखंड रूप गए थे। इस प्रकार पूरा 1 माह बीत गया। 1 माह बीत गया है। अब मुझे महाराज नवल सिंह के उपदेश करने की कोई उपयुक्त योजना नहीं पाई। क्या हमें रुक्मा के सम्मुख लज्जित होना पड़ेगा? नहीं, हम ऐसा कदापि नहीं होने देंगे। और एक दिन, प्रधानमंत्री जी अब हम बूढ़े हो चुके हैं, इसलिए सोच रहे हैं कि नवलगढ़ का राजपाट अब राजकुमार धवल सिंह को सौंप दिया जाए। विचार उत्तम है महाराज। राजकुमार अब इस जिम्मेवारी को संभालने के लिए योग्य हो गई हैं। हम इस पूर्णिमा के युवराज का अभिषेक कर देना चाहते हैं। पूर्णिमा के अभी 15 दिन शेष है। मैं आज से ही युवराज को अभिषेक समारोह की तैयारी आरंभ करवा देता हूँ महाराज। और नवल सिंह कक्ष से बाहर जब मालदेव बाहर निकला, महाराज को राजपाट सौंपने से पहले ही मुझे कुछ करना होगा, वरना चाहकर भी रुक्मा का दिया वचन पूरा नहीं कर पाऊंगा। और उसी रात्रि, लाओ सेवक, दूध का पात्र मुझे दे दो, युवराज के पास मैं जा रहा हूँ, उसे यह पात्र मैं दे दूँगा। जो आज्ञा प्रधानमंत्री जी। जब सेवक दूध का पात्र मालदेव को सौंप कर बाहर चला गया और इस दूध में का युवराज को अंधा हो जाएगा और इसे किसी कानो कान युवराज के अंधा होने का पता भी नहीं चलेगा। वो तत्पश्चात ही वह युवराज धवल सिंह के कक्ष में पहुंचा। प्रधानमंत्री जी, आप दूध लेकर आए हो? सेवक कहाँ गई? युवराज, मैंने ही सेवक के कक्ष के बाहर से ही भेज दिया। आज खुशी की बेला पर मैं स्वयं दूध का पात्र देना चाहता था। खुशी की बेला? हम कुछ समझे नहीं प्रधानमंत्री। युवराज, पहले दूध का पात्र को लेकर इसे दूध पी लीजिए, फिर आपको विस्तार से सब कुछ बताता हूँ। तब मालदेव ने युवराज नवल सिंह ने दूध का पात्र ले लिया और गट 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 गट, ओह बन गया काम। अब युवराज अंधा होने से कोई नहीं रोक सकता। दूध पीने के पश्चात, तब बताइए प्रधानमंत्री जी, आज खुशी की कौन सी बेला है? सुनिए युवराज, आने वाली पूर्णमासी के दिन आपके नवलगढ़ का राजपाट सौंपने वाले हैं। ओह, यह बात है। हाँ युवराज। प्रधानमंत्री जी, लेकिन महाराज के राजपाट सौंपने की इतनी जल्दबाजी क्यों कर रही हैं? युवराज, आप राजपाट संभालने की पूरी तरह योग्य हो गए हैं, इसलिए महाराज जो करने जा रहे हैं वह स्वार्थ उचित है। महाराज युवराज धवल सिंह के पास प्रधानमंत्री मालदेव सीधे रुक्मा के पास पहुंचा। रुक्मा, मेरी योजना का प्रथम चरण निर्धारित पूरा हो गया है। सुबह होने पर जब युवराज धवल सिंह उठेगा तो उसकी आंखें की ज्योति जा चुकी होगी। युवराज नवल सिंह के लूट का राजपाट संभालने का बिल्कुल अयोग्य हो जाएंगे। स्वामी, एक बात मेरी समझ में नहीं आई, युवराज को इस प्रकार अंधा कर देने से आपकी क्या हासिल होगा? इकलौते पुत्र को अंधा हो जाने से समाचार तो महाराज नवल सिंह के हृदय पर जबरदस्त ठेस पहुंचेगी और उन्हें धीमा जहर देकर धीरे धीरे मौत की गोद में पहुंचा दूंगा। ओह, आपने बड़ी अच्छी योजना
बनाइए स्वामी। मुझे पूरा विश्वास है कि आप एक दिन नवलगढ़ के महारानी बनकर रहेंगी। और देवयोग का ये बार गुजरती हेमा दासी ने इन दोनों की वार्तालाप सुन ली। ओह, प्रधानमंत्री और उसकी पत्नी महाराज युवराज के विरुद्ध कितना घिनौना षड्यंत्र रच रहे हैं। और रंभा एक यात के तौर पर हमें कल ही तुम्हारे कबीले में जाबाज लड़ाकू को नवल सिंह के चप्पे चप्पे पर नियुक्त कर देना चाहिए। न जाने उसकी कब अवस्था पड़ जाए। और रुद्र मालदेव ने रुक्मा से कह रहा था, तब तो हमें इसी समय चलकर कबीले से बापू से बात करनी होगी। तो चले हम अभी उसके पास चलते हैं। हाँ, यह ठीक रहेगा स्वामी। और दोनों उसी समय रथ में बैठकर सिंगोर कबीले की ओर चल पड़े। मुझे इसी समय जाकर महाराज को और प्रधानमंत्री मालदेव के षड्यंत्र की सूचना देनी चाहिए। हेमा तुरंत ही महल की छत पर से उतरकर राजमहल की ओर चल दी। और जब वह राजा नवल सिंह के राजमहल में पहुंची, ए हेमा, कहाँ जाती है? मैं महाराज की मिलने जा रही हूँ। इस समय महाराज अपने शयन कक्ष में सोने जा चुके हैं। मैं उसी समय महाराज के अत्यंत महत्वपूर्ण सूचना देनी है। नहीं, इस समय किसी भी हालत में उसे मिलना नहीं सकती। नियम तो कैसे तोड़ा जा सकता है? पहरेदार, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ, मुझे महाराज के मिलने जाने दीजिए। मैं हम सब की भलाई है। हेमा ने बार बार अनुवाद कर, पर पहरेदार टस से मस न हुआ। उसने हेमा को महल न जाने दिया। तो यह देख, ठीक है, यदि तुम मुझे महल में नहीं जाने दे रहे तो मैं यहीं बैठकर सुबह होने का प्रतीक्षा करूंगी और महाराज से मिलकर जाऊंगी। और हेमा वहीं बैठ गई। और उधर रात्रि के समय जब मालदेव और रुक्मा किशोर कबीले में पहुंचे, सरदार आओ, तुम्हें झोपड़े में तल कर तुमसे इसी समय तुम्हारे आने की खबर का कारण बताओ। तुम दोनों इस समय यहाँ खैरियत तो है? और सरदार शाकुर ने दोनों को अपने झोपड़े के अंदर ले गया। अब बताओ जमाई राजा, आखिर क्या बात है? सुनो सरदार, मैंने तुम्हारी बेटी को वचन दिया है कि मैं इसे नवलगढ़ की महारानी बनाऊंगा। तत्पश्चात इस कार्य को सुकुशल पूरा करने के लिए मुझे कबीले के जांबाज लड़ाकुओं की आवश्यकता है। सरदार सोच में डूब गए। कुछ सोचने के पश्चात, ओह, तो यह बात है जमाई राजा, चूँकि मेरी बेटी रुक्मा यह के लिए यह सब कर रही हो, इसलिए मैं पूरे कार्य में तुम्हारा साथ दूंगा। और सरदार, तुमसे यही उम्मीद थी। और सरदार ने उसी समय कबीले वालों को जगाया। कबीले वालों, जमीन राजा, तुम्हें आवश्यकता पड़ गई। तुम्हें जंगी और जहरीले हथियारों को लेकर तुम इसी समय चले जाओ, और यह हमारा आदेश है। सरदार, आपके आदेश सिर माथे पर। सरदार, जमाई राजा के हम किसी भी काम आ सकते हैं, हमारे लिए फक्र की बात है। और कबीले में उसी वक्त अपने अपने हथियार लेकर मालदेव के और रुक्मा के साथ चल दिए। जब लोगों नवलगढ़ में भोर होने से कुछ समय बाकी था, अभी सब हमारे पीछे चले आओ। उधर भोर होने पर पहरेदार, भोर हो गई है, अब मुझे राजमहल में जाने दो। हाँ, अब तुम जा सकती हो। और हेमा जब राजमहल में नवल सिंह के कक्ष में पहुंची, कौन हो तुम? मैं प्रधानमंत्री मालदेव की दासी हेमा आपके लिए एक अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण खबर लाई हूँ। कैसी खबर है दासी? महाराज, प्रधानमंत्री मालदेव अपने नवविवाहित पत्नी के कहने पर आकर आपके विरुद्ध घिनौना पर षड्यंत्र रच रहे हैं। क्या कह रही हो? वो प्रधानमंत्री मालदेव हमारे सबसे अधिक विश्वास पात्र व्यक्ति हैं। नहीं, यह गलत कह रही हो दासी।
महाराज, मेरा कहा एक एक शब्द सच है। प्रधानमंत्री मालदेव षड्यंत्र में फंसकर राजकुमार धौली अपनी आंखों की ज्योति खो बैठे हैं। क्या सचमुच युवराज धौल सिंह अंधे हो गए हैं? महाराज, आप इस समय युवराज के पास चलकर मेरे कथन का सत्यता की जांच कर लीजिए, यह ठीक रहेगा। और दासी हेमलता हेमा के साथ राजा नवल सिंह युवराज के धर्म सिंह के कक्ष में पहुंचे। मेरी आंखें, क्या हुआ? मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। ओह, यह तो सचमुच युवराज अंधा हो गया है। क्या वास्तव में प्रधानमंत्री मालदेव अपनी विरुद्ध कोई षड्यंत्र रच रहा है? और नवल सिंह धौल सिंह के पास पहुंचा। युवराज, क्या बात है तुम्हारी आंखों को? पिताजी, महाराज, पिताजी, रात को मेरी आंखें बिल्कुल ठीक थी। सुबह उठने पर मैंने आंखें खोली तो मुझे चारों ओर अंधेरा अंधेरा नजर आ रहा है। यह अनर्थ हो गया युवराज। हमने तुम्हें क्या आशा लगाए बैठे रखी थी? महाराज, कल रात युवराज ने जो दूध पिया था उसमें प्रधानमंत्री ने जहरीली दवा मिला दी थी। हेमा, मैं तुम्हें उस दगाबाज को जीवित नहीं छोड़ूंगा। अभी उसे महल में बुलाकर सजा देता हूँ। महाराज, भूलकर भी ऐसा न कीजिएगा। प्रधानमंत्री रात को अपनी पत्नी के साथ सिकोरा कबीले के सरदार के पास सहायता मांगने चला गया है। कबीले के महाराज, ऐसा करना कीजिए। प्रधानमंत्री अपने कबीले सरदार मांगने चला गया है। ओह, हम महल लौटगा और वह बुलाकर सजा देने के कबीले के लड़ाकू नवल मार कट मचा देंगे। ओह, हम क्या करें? महाराज, प्रधानमंत्री की सजा देने का समय निकल चुका है। दोस्तों, आगे की कहानी जल्दी आपके सामने पेश करूंगा।